सोनेट 67 बाय एडमंड स्पेंसर। दोस्तों ये पोम लिखी है एम्ब्रॉयडरी में और एम्ब्रॉयडरी है सीक्वेंस ऑफ सोनेट, जिसमें टोटल 85 सोनेट्स लिखी गई हैं। चलिए हम इस पोम को डिस्कस करने से पहले इसके थोड़े ओवरव्यू को हम जान लेते हैं ताकि हम इस पोम को अच्छी तरह समझ सकें। दोस्तों ये सोनेट 67 एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये पोम उन्होंने लिखी थी अपनी बिलेवड एलिजाबेथ बॉयल के लिए, जो कि बाद में 1594 में उनकी शादी हो और वो उनकी वाइफ बनी। ये पोम उनकी मैरिड लाइफ से, उनकी शादी से पहले की है, जब वो उसको चेज कर रहे थे और वो उसको पाना चाहते थे, और तभी की ये पोम लिखी गई। ये पोम जो लिखी गई है 16 सेंचुरी के एंड में लिखी गई है, 16वीं शताब्दी के अंत में लिखी गई थी। तब उस टाइम ये चलन चल रहा था कि अपने बिलव्ड को किसी चीज़ से कंपेयर करने का, और तभी उन्होंने इसको एक डियर के, अपने बिलव्ड को एक डियर के रूप में प्रस्तुत किया है इस पोम में, और अपने आप को एक हंट्समैन के रूप में बताया है कि वो हंटिंग पे हैं, वो हंट कर रहे हैं और उनकी जो बिलव्ड है वो उनसे छुपना चाहती है, अपने आप को किसी तरीके से कहीं छुपा रही है। और जैसे ही वो पोम के एंड में थक कर बैठ जाते हैं, तब उनकी जो बिलव्ड है, जो डियर है, वो जो हिरन है जो अपने आप को छुपा रहा था हंटिंग से, वो उनके पास वापस आकर ये सोचकर बैठता है कि अब उनको शायद नहीं पकड़ेगा। लेकिन इस पोम के एंड में वो मिल भी जाते हैं, और जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी पोएट की, स्पेंसर की, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो कभी ना कभी मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं डियर को भी, जो उनकी बिलव्ड है, उसको भी प्यार की ज़रूरत है, तो वो लौट कर वापस आती है। तो चलिए बात करते हैं इस पोम के राइटर, इस पोम के जो लेखक हैं एडमंड स्पेंसर के बारे में। उनके बारे में हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम लाइन टू लाइन इस पोम की समरी को जानेंगे। दोस्तों एडमंड स्पेंसर का जो जन्म हुआ था 1552 में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1599 में। इनको लंदन में ही इनकी सारी एजुकेशन हुई थी, और इनको जाना जाता है, इनका जो बेस्ट वर्क है वो द फेरी क्वीन के लिए इनको बहुत ज़्यादा फेमस हुए और इनको जाना जाता है। सोनेट 67 की अगर बात करें तो इसमें 3 क्वार्ट्रेंस हैं, और क्योंकि ये सोनेट है तो आप सबको पता ही होगा 3 क्वार्ट्रेंस होती है, और इसमें एक कपलेट होता है, 2 सेंटेंसेस का, उसे कपलेट बोलते हैं। और इसमें कंबाइंड पेट्रिकन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपेयरिंग इसमें उस टाइम पे बहुत चलती थी, एक दूसरे को कंपेयर करना किसी चीज़ से, जैसे यहाँ पर हंट्समैन और डियर की कंपेयरिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं, अब इस सोनेट को हम लाइन बाय लाइन समरी करते हैं। सोनेट 67 जिसे लाइक्स एज अ हंट्समैन भी कहा जाता है। पोएट कहते हैं, लाइक्स as a huntsman after weary chase, seeing the game from him escaped away, sits down to rest him in some shady place with panting hounds beguiled of their prey। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि लाइक एज ए हंट्समैन, एक शिकारी की तरीके से वो अपने बिलव्ड को चेज कर रहे हैं। जैसे एक हिरन एक शिकारी से छुपता है, भागता है, और कहीं जाकर शेडी प्लेस में जाकर वो छुप जाता है थका करके, जब जो हंट्समैन होता है बिल्कुल थक जाता है चेज करते करते, और कहीं शेडी, कहीं पे छायादार किसी जगह पर वो हिरन अपने आप को छुपा लेता है। विद पेंटिंग हाउंड्स बिगाइल्ड ऑफ दियर प्रे, वो कह रहे हैं कि जैसे शिकारी कुत्ते अपने अपने शिकार को भगाते हैं, वो इसी तरीके से चेज कर रहे हैं, और भागने के बाद जब वो सब थक जाते हैं तो हिरन कहीं ना कहीं जाकर अपने उस छायादार वृक्ष के नीचे या कहीं अच्छी जगह पर अपने आप को छुपा लेता है कुछ देर के लिए। हाउंड्स का मतलब यहाँ पर बोला गया है शिकारी कुत्ते जो होते हैं, अ टाइप ऑफ डॉग दैट इज़ यूज्ड फॉर हंटिंग और रेसिंग। शिकार करने के लिए या रेसिंग करने के लिए इन शिकारी कुत्तों का यूज़ होता है। तो हाउंड का मतलब वही होता है। और बिगाइल्ड का मतलब होता है चार्म या एंचेंट करना, किसी को डिसिप्टिव, धोखा देना, किसी मतलब अपने आप को सुंदर दिखाकर वो धोखा देना। So after long pursuit and vain essay, when I all weary had the chase forsook, the gentle deer returned the self same way, thinking to quench her thirst at the next brook। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि और कुछ समय बाद जब वो बुरी तरह थक चुके हैं, और जितनी उन्होंने सारी कोशिशें करनी थी चेजिंग करने की, वो चेज़ कर चुके हैं, और जब वो थक कर बैठे हैं तो वो जो मासूम हिरन है, इनोसेंट हिरन है, डियर है, जो उनकी हिरन रूपी बिलव्ड है, यहाँ पर वो इस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। रूपक अलंकार एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो रूप दे रहे हैं उस चीज़ को, अपनी कल्पनाओं की बिलव्ड को एक हिरन के रूप में बता करके। तो कहते हैं जब वो थक जाती है, वो थक करके खुद से कहीं पे देखती है छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर, और किसी अगले नए नाले पर, नेक्स्ट ब्रूक मतलब कि किसी और नए अगले नाले पर वो कुछ पानी की तलाश में बैठती है, और
यहाँ पर डियर को पोएट ने बहुत ही जेंटल इनोसेंट बताया है। वो कहते हैं कि वो खुद से लौटकर आती है, देखती है कि शायद अब वो जो शिकारी है, जो पोएट हैं, वो अब मुझे नहीं पकड़ेंगे, और खुद ही वो लौटकर वापस आ जाती है। There she beholding me with milder look, sought not to fly but fearless still did bite। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि वो अब देयर शी इज़ beholding me with milder look, वो मुझे वहीं से खड़े होकर बहुत माइल्ड लुक से देख रही है, बहुत नरमी वाली आंखों से देख रही है। sought not to fly but fearless still did bite। अब जो उसकी बिलवड है, जो हिरण रूपी उनकी बिलवड है, वो उनको उसकी आंखों में कोई डर नहीं दिख रहा है, वो बहुत माइल्ड हो चुकी हैं और वो चाह कर भी अब भागना की नहीं सोच रही हैं, भागना नहीं चाहती हैं। टिल आई इन हैंड हर येट हाफ ट्रेम्बलिंग लुक एंड विथ हर ओन गुडविल हर फर्मली टाइड। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जब तक वो भागना नहीं चाहती है, जब तक वहाँ पर मैं गया और मैंने उसके जो हाफ हैंड है, आधे हाथ को मैं अपने हाथों में पकड़ता हूँ और उसकी स्वयं इच्छा से, गुडविल से उसको वहीं पर बांधता हूँ। लेकिन अब क्योंकि उसकी बिलव्ड की, पोएट की बिलव्ड की स्वयं इच्छा है, तो अब वहाँ पर ना वो भागना चाहती है और ना ही उसकी आंखों में अब डर दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दो बातें दिखाई दे रही हैं कि अब जो पोएट है उन्हें उसको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं रह गई है, क्योंकि अब जो उसकी बिलव्ड है उनका खुद ही जो डर है कि मुझे अपने जाल में फंसाएंगे, ये वो डर उनकी आंखों से निकल चुका है। अब वो डर नहीं रही हैं, अब वो अपनी स्वेच्छा से पोएट के पास आना चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अकेलेपन का, अपना, उनको भी, उसकी बिलव्ड को भी प्यार चाहिए। तो वो वापस लौट कर आती हैं। स्ट्रेंज थिंग मी सीम्ड टू सी अ बीस्ट सो वाइल्ड सो गुडली वॉर्न विद हर ओन विल बी गिल्ड। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि मुझे ये सब चीज़ें देखकर बहुत हैरानी हो रही है, बड़ी स्ट्रेंज थिंग है ये मेरे लिए, ये देखना कि एक जंगली जानवर जैसे उनकी जो बिलव्ड है वो उसको जैसे वो पीछे पड़े हुए थे और वो भाग रही थी उनसे, और कितना अब ये स्ट्रेंज हो गया, कितना अजीब ये लग रहा है कि कितनी अच्छी तरीके से मैंने उस सिचुएशन को जीत लिया है। सो गॉडली वॉन, बहुत अच्छे से जीत लिया है, क्योंकि वो खुद से वापस मुड़कर उनकी जो बिलव्ड है पोएट के पास आ गई हैं विद हर ओन विल, यानी कि अपनी स्वेच्छा से वापस आई हैं अपने चाम के साथ। बिगल का मतलब दोस्तों चाम होता है। तो दोस्तों ये थी सोनेट 67 बाय एडमंड स्पेंसर, और आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।